और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो जापान से है, जापान के पीएम शिंजो आबे को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बेहद गंभीर हैं। तो बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के फुमियो किशिदा, अब वो टोक्यो से रवाना हो रहे हैं क्योटो, और क्योटो से फिर वो नारा जाएंगे। नारा वही जगह है जहां पर आज उन पर हमला हुआ था और हमलावर अभी पुलिस के शिकंजे में। बताया जा रहा है कि 40 साल का जो ये हमलावर है ये नारा का ही रहने वाला है। और इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हमलावर है इसकी तस्वीर आप देखिए, ये है, ये यामेगामी जो हमलावर है ये खड़ा है यहाँ पर। उसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहन के रखा हुआ है और इसने कंधे पे जो बैग टांग के रखा हुआ है, इसी बैग के अंदर वो हथियार रखा हुआ था। और लोगों को लगा कि शायद ये फोटोग्राफर है, इसी वजह से आप देखिए कि सुरक्षा घेरे में मौजूद था। इसके पास से आप देख रहे जो बैरिकेडिंग की गई है। तो इसी तरह के जब आप देख सकते हैं कि जापान में जब सभाएं होती है या फिर कोई यहाँ पर प्रेस या मीडिया से पहुंचता है तो उसको एक घेरे में रख दिया जाता है। तो वो उस जगह पर मौजूद था जहां पर इनको शायद जर्नलिस्ट के बतौर पहुंचा होगा बनकर, उसको वहां पर खड़े होने की इजाजत मिली। और ये वो हैंडमेड गन है, जो होममेड गन है, जिसका इस्तेमाल उसने हमले के लिए किया था। और कितने करीब था आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुरक्षा घेरा एक तैयार किया गया था वहां पर शिंजो आबे के लिए, उसके अंदर वो मौजूद था। और बहुत ही इसके बॉडी लैंग्वेज से था कि ये बहुत ही नॉर्मल नजर आ रहा है। कहीं से भी इसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमला कर सकता है या फिर इसका कोई इस तरह का मकसद रहा होगा वहां पर रहने का। और दूसरी बात है कि इसके बैग में ये होममेड हथियार रखा हुआ था जिसका इस्तेमाल उसने किया। और जब इसने हमला किया उसके बाद उसे डिटेन कर लिया गया। और डिटेन करने के बाद इस वक्त भी उसका आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ कर रही है। नारानिशी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इससे अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ एक गेस्ट का एक पैनल लगातार बना हुआ है जिसमें पूर्व राजनयिक भी है, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद है। नीरज सर हमारे साथ अभी बने हुए हैं। नीरज सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जापान में जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होते हैं, लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, रोका नहीं जाता है। ऐसे में इस तरह के बोलते हैं ना कि जो इजी एक्सेस को फायदा उठाकर इस तरह से पहुंच जाना, ये किस तरह की माइंडसेट को दर्शाता है? क्योंकि जापान में जो आमतौर पे जो लोग हैं बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। देखिए, ये इसका मतलब ये है, जापान में उतनी कड़ी सुरक्षा नहीं है जितनी कड़ी सुरक्षा दूसरे देश के नेताओं के लिए होती है, जैसे कि अमेरिका में है, जैसे कि भारत में है। तो वो बहुत कड़ी सुरक्षा होती है। जापान में कड़ी सुरक्षा नहीं होने का मतलब ये है कि जापानी सरकार जो है वो, उसका ये विश्वास है कि वायलेंस नहीं होगा, कि जापानी नागरिक कुछ भी करने के लिए वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे। ये एक विश्वास और मनोस्थिति इससे प्रकट होती है। लेकिन ये सबकी बदकिस्मती है, विश्व की बदकिस्मती है कि इस विश्वास को इस एक आदमी ने आज तोड़ दिया। और इसके बाद जो है मेरा आगे के जो इस तरह की स्पीचेस होंगी या जो पब्लिक इवेंट्स होंगे बड़े नेताओं के लिए, उसमें बिना शक मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा ज़्यादा कड़ी होगी, क्योंकि अब वो विश्वास टूट गया है। और ये बड़ी बुरी बात है क्योंकि एक आदमी ने ये एक इतना नाजायज काम करके पूरे देश का छवि तो खराब की ही है, पूरे देश के नागरिकों का विश्वास तोड़ दिया है। क्योंकि आबे जो थे वो बहुत पॉपुलर लीडर थे, बिल्कुल, जापान में लोग उन्हें बहुत चाहते थे। उन लोगों का दिल टूट गया होगा, टूट रहा है इस वक्त, और वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि भगवान किसी तरह इनको बचा लीजिए। अब बचेंगे या नहीं बचेंगे इसके तो संकेत अच्छे नहीं नजर आ रहे मुझे। लेकिन ये एक बड़ी खराब, बिल्कुल सर, क्योंकि जापान का जो एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, बहुत हाल ही में रहा है कि
मुझे देख के बहुत हैरानी होती थी कि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, बहुत इजीली आप अप्रोचेबल हैं लीडर्स के पास, और जो कि अच्छा भी लगता है क्योंकि किसी देश में अगर ये अप्रोच है कि वो किसी भी लीडर के पास या कहीं भी बहुत आसानी से जा सकता है, तो ऐसे में वो एक भरोसा ऐसा तोड़ दिया है। और यामागामी जो कि वो हमलावर है वो इस वक्त पुलिस के हिरासत में है, और शिंजो आबे पर जो हमला हुआ उसका एक नया वीडियो भी आया है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो हमलावर है, जो यामागामी है, वो बहुत ही करीब था और किस तरह से उसने शिंजो आबे पर हमला किया। उससे पहले उसका बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए इस वीडियो में तो आप समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए शिंजो आबे जब वहां पर पहुंचे, वो लोगों के बीच गए और ये हार्ट साइन था क्योंकि उनको वो मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है। तो सुनिए इसको आप। देखिए, भले ही वो अभी प्राइम मिनिस्टर के पद पे नहीं है, लेकिन वो इतने पॉपुलर लीडर हैं शिंजो आबे कि जब वो प्रचार के लिए, अपने ही कैंडिडेट के प्रचार के लिए पहुंचे, और वहां पर आप लोगों की आवाज सुन सकते हैं कि जो यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं शिंजो आबे को, उनके साथ रिलेट करते हैं, उनके पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी देखिए कितने सहज भाव से उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो हार्ट का साइन है ये बताता है कि उनका और जो पब्लिक का एक रिश्ता है, एक नेता और एक जनता का जो रिश्ता है वो कितना करीबी रिश्ता है। और इस रिश्ते पर आज जो दागदार हुआ है और जिस तरह से उन पर हमला किया गया है, और बहुत ही उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कम पड़ेगा। हमारे साथ शिवाज सर जुड़े हुए हैं। शिवाज सर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अब वहां पर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी क्योंकि जिस तरह से शिंजो आबे पर हमला हुआ और जो इतने अप्रोचेबल थे मिनिस्टर के, मतलब लोगों के लिए, वो अब सब कुछ बदलने वाला है। आपको कहीं से भी लगता है कि जो वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या सारी चीजें, उन्होंने कभी भी ये सोचा हो कि इस तरह का हमला हो सकता है? अगर सोचा भी था तो क्या उनसे चूक हो गई कि वो उस तरह की कवर नहीं कर पाए उनको? हाँ बिल्कुल, देखो हमें दो तीन बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि एक जो जापान की पूरा अवाम एक पीस लविंग है और ऐसा इंसिडेंट पहले नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत ही लिबरल लॉज थे कि एक पॉलिटिशियन, पुराने प्राइम मिनिस्टर लोगों से आके मिल सकते हैं। मगर जब ये हादसा हो गया तो अभी स्ट्रिक्ट रूल बनेंगे, इनके प्रोटोकॉल एसओपी बनेंगी और उसके तहत काम होगा। मगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल भी लेता हूं कि मैं कहता हूं कि ये सिक्योरिटी की चूक तो है, क्योंकि सिक्योरिटी का काम ये नहीं होता कि आप किसी एक्शन को ना होने देना, उसके बारे में पता लगाना भी एक इंटेलिजेंस का काम है। आफ्टर ऑल जापान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये पता लगाना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 41 इयर्स ओल्ड का एक मिलिट्री एक्स मिलिट्री पर्सनल था नेवी का, तो इसने तो कर दिया। मैं समझता हूं मेंटली अनस्टेबल भी हो सकता है, क्या वजह है। बट अब सारा का सारा दामोदार चेंज हो जाएगा, सिक्योरिटी का देखने का नजरिया बदल जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, चेकिंग स्टार्ट होगी, एक एसओपी बनेगी। और साथ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं भूल तो हुई है, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम होता है इन्फिल्ट्रेट करके ऐसा पता लगाना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैसी भावनाएं भी रखनी पड़ती हैं। आप इंटेलिजेंस में ये नहीं करते कि कोई चीज पक्का होनी है, उसमें आप संभावनाओं पे, आप थ्योरी बना पर चलते हो, हाइपोथेसिस पे चलते हो। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई ना कोई कमी और खामी है। पॉइंट दिया है कि संभावना हो सकती है, तो संभावना को ध्यान में रखकर भी कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज को काम करना पड़ता है। हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, एक क्वेश्चन सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि देखिए, जब ये घटना हुई है इसको लेकर पूरे दुनिया से रिएक्शंस तो आ रहे हैं। आपने अभी जब जितने अलग अलग इलाकों में गए हैं, आपको लगता है कि अब इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा, और भारत पे किस तरह का पड़ सकता है जब इस तरह की घटना होती है, क्योंकि आप लगातार पीएम को कवर करते हैं? और भारत की अमित पहले बात कर लें तो हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी का पूरा घेरा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिल्ट अप है, और उसमें कहीं से किसी प्रकार के चूक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती है। और स्थिति ऐसी रहती है कि टॉप ऑफिसर भी अगर उस सिक्योरिटी घेरा में बिना परमिशन जाने की कोशिश करें तो वो लोग उन्हें नहीं जाने देते। मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। तो उसमें तो भारत में ज़्यादा बड़ी खासियत ये है कि हम लोग, भले ही ये हमारी कमी है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के मामले में, उस सर्विलांस के मामले में हम लोग थोड़े कमज़ोर हैं बाकी देशों की तुलना में, लेकिन मैन टू मैन मार्किंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक बार जब प्रधानमंत्री किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी दफ्तर में उनको जाना हो, तो उसके पहले 6 घंटे पहले इतनी ज़्यादा फिस्किंग और स्कैनिंग की जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और दिल्ली पुलिस के
200-250 लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद एसपीजी वाले आ जाएंगे, तो अलग अलग घेरा बना दिया जाता है, एक एक व्यक्ति की चेकिंग की जाती है। थोड़ा भी कहीं किसी को डाउट हुआ तो उसको सीधे कैंपस से बाहर, डाउट मतलब अगर उसके पास आई कार्ड ना हो या फिर उन्होंने परमिशन ना दिया हो, तो इस तरह की बहुत सख्त चेकिंग होती है। तो भारत में तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन निश्चित तौर पे जापान के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर अगर इस प्रकार की घटना हो गई है तो वहाँ उसकी पुलिसिंग को लेकर जो बार बार ये कहा जाता है कि सेल्फ रेगुलेशन मोड में ये लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में ज़्यादा रहते हैं, अब उसमें बदलाव आएगा। और एक लीडर के तौर पर हमें देखिए, वो भारत में भी लागू होता है जी। किसी भी लीडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो पब्लिक से अपने आप को एकदम से डिस्कनेक्ट कर ले। बिल्कुल, हाँ। और जैसे ही वो पब्लिक से डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, उसका सिक्योरिटी घेरा जो है वो एक्सपोज हो जाता है। अगर पूरे तरीके से वो सिक्योरिटी घेरा में रहे तो फिर उसका जो पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली चीज़ रहती है वो एक्सपोज हो जाती है। तो इसमें बैलेंसिंग किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, वो चाहे जापान हो या अमेरिका हो या फिर इंडिया हो। तो आपके हिसाब से तो अब तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रह जाएगा कि किस तरह से इन दोनों को बैलेंस किया जाए, क्योंकि अगर जितने भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां पर है, जहां पर पब्लिक इंपॉर्टेंट है, वहां पर अगर नेता पब्लिक के बीच नहीं जाएगा तो कैसे अपनी राजनीति करेगा, अपने बहुत बड़ा सवाल है। दीपक सर हमारे साथ हैं। दीपक सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस पर हमने थोड़ी सी बात की थी, उसको हमने पूरा टच नहीं किया था, क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि जिसने हमला किया उसको शिंजो आबे के पॉलिसीज को लेकर दिक्कत थी, नाराज था। अब दो चीज है, जापान में दो चीज देखने को मिलती है। एक, वो कहते हैं कि हम हथियारों से दूर रहेंगे, हम लड़ाई में नहीं जाएंगे, हमें शांति प्रिय देश बन के रहना है, हमें न्यूट्रल रहना है। लेकिन शिंजो आबे एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग लीडर थे, और एक कह सकते हैं कि जिन्होंने स्टेप लिया था कि नहीं, अगर जापान के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको जवाब देंगे और उसी तरह से जवाब देंगे, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक दो वहां पर विचारधारा है, क्या इस विचारधारा की वजह से भी हो सकता है कि उन पर अटैक हुआ हो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसका जवाब मेरे विशेषज्ञ, मेरे कॉलीग जो है वहां पर एम्बेसडर नीरज, वो मुझसे बेहतर तरीके से दे पाएंगे। लेकिन ये सही है कि शिंजो आबे साहब ने कई बार, भारत में भी उन्होंने इंटरव्यूज में ये कहा था कि अगर जापान पर हमला होता है, मेरे पास 3 परमाणु हथियार वाले मेरे अजीज दोस्त बैठे हुए हैं इर्द गिर्द, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है और रशिया है, तो जवाब मुझे देना है। नेटो का एक सिस्टम है जिसे हम शेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, बेल्जियम में डाल दिया, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेरिकी वेपन्स का। उन्होंने कहा नहीं सर, एक जब मेरी बातचीत हुई थी उनके विशेषज्ञ से जो भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने ये देख लिया है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका तो चिल्ला रहा था मरते दम तक अफगानिस्तान के साथ रहेंगे, फिर दुम दबा के भाग गया। तो उन्होंने ये कहा कि वी हैव टू डिपेंड, जो जर्मनी में भी कहा था एंजेला मर्केल ने, अब हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने ऊपर भरोसा करना है। ये कॉन्वर्सेशंस जापान में शुरू हो गई हैं और शिंजो आबे साहब ने शुरू करवाई थी। अगर अभी लेटेस्ट जो फिगर मैंने देखा है सर, लोग एक ओपिनियन पोल, या आप इसको गूगल करेंगे शायद आपको मिल जाएगा, ये जापानीज मैगजीन ने किया था, 82% जापानीज लोग कहते हैं कि अब हमें अपना डिफेंस पोस्चर इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि अगर हम पे हमला हुआ हम दूसरों पर डिपेंड नहीं कर सकते। अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसिफिस्ट तरह से बातचीत करते हैं, सोचते हैं, अब उनकी अहमियत बहुत कम होगी। और जापानीज इकोनॉमी अबेनॉमिक्स की जिसकी हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच में जो बैलेंस है वो होना चाहिए, देश आगे बढ़ेगा, उससे भी कुछ लोग नाखुश हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी पॉलिटिकल स्टांस, उनकी इंटरनेशनल ओपिनियंस जो थी, कुछ लोगों को वो बाहर नहीं रही हैं, और उन्होंने ये व्यक्ति पागल है या किसी का हाथ इसके पीछे है, ये तो इंक्वायरी से ही पता लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जरूर जो नाराज हैं, क्योंकि ये जापान को, इंडो पैसिफिक को और दुनिया को एक नई डायरेक्शन में ले जा रहे थे। फाइनली सर, आपने अभी रिपोर्ट में कहा है कि लगता है कि जो व्यक्ति जिसने इन पे हमला किया था और इनकी हत्या की है, बिकॉज टेक्निकली तो ही इज डेड, कि उसके पास एक पानी की बोतल थी, एक हथियार था। मैंने 1986 में भी ऐसी कोई चीज देखी। क्षमा कीजिए, एक छोटी सी एनेक्डोट है। जब हमारे लीडर्स पर राजघाट में हमला हुआ था तो वो भी ये झाड़ियों में छुप के बैठा हुआ था, कोई वहां से गोली चला रहा था। ज्ञानी जहर सिंह साहब भी गए थे, राजीव गांधी साहब भी गए थे, खैर किसी का नुकसान नहीं हुआ। पर दिस फेलो टुक एडवांटेज। जापान का बड़ा ओपन सिस्टम। जापान की फिलॉसफी क्या है, नीरज साहब जानते हैं, एम्बेसडर नीरज, वाह का मतलब है हार्मनी। वायलेंस हमको नहीं चाहिए, आपस में वी हैव टू बी टोटली इन हार्मनी। मेरी हार्मनी आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके परिवार की समाज के साथ है, समाज की देश के साथ है। ये उनकी गाइडिंग फिलॉसफी है और उसको तोड़ दिया। सिक्योरिटी पर तो इसका असर जरूर पड़ेगा, बट सर इतना मैं टुवर्ड्स द एंड कह सकता हूं कि आई एम रियली हर्ट सर, आई एम क्राइंग इनसाइड।
मैं बहुत पसंद करता था इस आदमी को। नहीं, और फाइनली सर इतना घबरा कि द वर्ल्ड विल मिस हिम सर, वील ऑल मिस हिम, लेकिन उनकी सोच जो है उसको कोई मार नहीं सकता। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया कि जिस तरह के वहां पर हम कह सकते हैं कि एक सोशल ताना बाना है, उसमें जो एक अप्रोचेबल है, बहुत एक इजी वहां पर एक्सेस रखा गया लोगों के लिए, शायद अब वो देखने के लिए ना मिले। और वो जापानीज लोगों के लिए और साथ ही जो वहां पर बाहर से लोग जाएंगे, हम जैसे लोग जाएंगे, उसको भी हम महसूस करेंगे। नीरज सर भी हमारे साथ है। नीरज सर, जिसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जो सवाल मैंने रखा था दीपक सर के सामने, यही सवाल है कि जो वहां पर एक दो तरह के धड़े बन गए। एक था कि हम ये चाहते हैं कि जो देश है उनका वो एक बार फिर से स्ट्रांग बने और वो लीड करे, और साथ ही साथ एक धरा लगातार वो बना हुआ था कि जो ये मानता था कि नहीं, हमें लड़ाई में नहीं जाना है, हमें हथियार नहीं चाहिए और हमें साथ में न्यूट्रल रहना, हमें किसी के साथ नहीं जाना। लेकिन शिंजो आबे ने देश को उस जगह पर लगा खड़ा किया जहां पर उन्होंने लीड करना शुरू किया, और जो हम कहते हैं कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसके एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी नींव उन्होंने रखी थी। और दूसरी बात है, क्या यह वजह हो सकती है कि जो एक दो धड़े बन गए थे वो उसकी वजह हो सकती है उन पर जो है हमला हुआ? ये आपने जो कहा अमित जी, ये ज़रूर हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि एक कंसेप्ट होता है सेल्फ डिफेंस का जी। वो दीपक सर ने भी मेंशन किया कि दूसरे देश पर डिपेंड करना कि वो आके आपको बचाएंगे, जैसे अमेरिका पर ये डिपेंड करना कि वो आके आपको बचाएंगे अगर चीन आपके ऊपर हमला करे। तो ऐसा विश्वास पूरी दुनिया का अमेरिका से टूट चुका है क्योंकि अमेरिका पिछले कई सालों में उन देशों की भी सहायता अमेरिका ने नहीं की है जिसके साथ अमेरिका ने ट्रीटी साइन की हुई है। मैं फिलीपींस का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा जी। चीन जब फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन को पर कब्जा कर रहा था, जब उसकी बाउंड्रीज के अंदर घुसा था, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, कोई मिलिट्री हेल्प नहीं किया फिलीपींस का। अफगानिस्तान मेंशन किया है दीपक जी ने जी, वह सब लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल छोड़कर भाग गए। नीरज सर, आपने जो जिक्र किया शायद यही वजह थी कि शिंजो आबे इस चीज को समझ गए थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ना सिर्फ डिफेंस बजट को बढ़ाया जापान का, साथ ही साथ उन्होंने हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और आपको बता दें कि जापान ने पिछले इतने सालों ने वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने पहली बार अपना खुद का फाइटर प्लेन भी बनाने के लिए उनके यानी शिंजो आबे के दौरान ही उसकी मंजूरी मिली और फाइटर प्लेन वो तैयार कर रहा है। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और अगर हमला होता है तो हम जवाब उसी हिसाब से देंगे जिस तरह से हमारे पर हमला किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।